गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। सीडीपी का देंगे प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन लाया हूँ 20। आप लोग बताना आपका स्कोर क्या रहेगा आज। कमेंट बॉक्स में बताना कितने नंबर आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देखो, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद करने का परिणाम होता है। मतलब जो रिजल्ट होता है ना, डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, इसे पता है डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। तो दिमाग की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम तनाव नहीं होता। मस्तिष्क की संरचना की वजह से तनाव नहीं होता। तनाव तो ऐसे भी हो जाता है, जर्नली भी किसी भी आदमी को तनाव हो जाता है। पिछड़ापन इसे कहेंगे नहीं, इसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। किससे संबंधित होती है डिसलेक्सिया? पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि इससे कम होती है, मतलब एक्स मान लो, तो उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? उन्हें मानसिक न्यूनता श्रेणी में रखा जाता है। तो मतलब 70 से कम। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं इसे, 80 से कम दे रखा होता है ना, तो वो भी सही है। और ये किसने कहा है? ये कहा है सिरिल वर्ट ने। सिरिल वर्ट, ये नाम भी याद रख लेना। आंसर ये हो जाएगा। उन्होंने मानसिक मन्नता पे बहुत काम किया, सिरिल वर्ट ने। ठीक है, और सामान्य बुद्धि कहाँ से होती है? 90 से लेके 110। ठीक है, याद रखना। और 140 वाला जीनियस होता है बच्चा। नेक्स्ट, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्त चीज़ों को कौन ग्रहण करता है बताओ? पिछड़े बाल बच्चा अमूर्त कर सकता है? नहीं। पिछड़ा नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रतिभाशाली कर सकता है जिसका IQ 140 प्लस होगा। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? ME/CA इंटू 100। किसने दिया था? टर्मन ने। अमूर्त चीज़ कहाँ आती है? प्याजे की स्टेज में आती है। प्याजे ने बात की ना अमूर्तता पे, कब? चौथी स्टेज। कौन सी है? ये है फॉर्मल स्टेज इसकी। ठीक है, या इसे क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक है? 11 से 15 तक। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष ढंग से तनाव को आप क्या कर रहे हो? कम। तो इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक यंत्र। और डिफेंस मैकेनिज्म की बात किसने करी है? ये करी है सिगमंड फ्राइड ने। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने क्या दिया है? मनोविश्लेषणवाद या मनोलैंगिक अवस्थाएं भी दी हैं इन्होंने। सुबह सुबह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, वो भी देखा करो आप लोग। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित बच्चे की समस्या नहीं है? देखो, ये अभाव होगा, ये तो सही बात है, होगा। ये स्वस्थ परिवेश, ये अभाव होगा। अब अवसर नहीं मिलते तो ये भी होगा। पक्षपात का सामना करना पड़ेगा, ये भी होगा। कौन सी नहीं है? तो एक रह गया ये पॉजिटिव। मैंने कहा था ना, 3 पॉजिटिव प्लस 1 नेगेटिव, तो ये वाला आंसर होगा। 3 नेगेटिव प्लस 1 पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर होगा। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है। अब जो वंचित बच्चा होता है ना, सामाजिक रूप से वंचित, उसमें प्रेरणा का भी अभाव होता है, सृजनशीलता के अवसर नहीं मिलते, विद्यालय में पक्षपात पूर्णता वगैरह होती है। तो स्वस्थ, अगर उसे रहने के लिए स्वस्थ परिवेश मिल रहा है, तो उसकी समस्या कौन सी नहीं है? ये नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? जॉन डीवी के बारे में बताया था, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा पे जोर दिया। ठीक है, इन्होंने 3 चर बताए। एडम्स ने 2 बताए। और इन्होंने किसके? शिक्षण के 3 चर बताए। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर। आश्रित चर कौन होता है? बच्चा। ठीक है, स्वतंत्र चर कौन होता है? टीचर। मध्यस्थ चर कौन होता है? आपकी किताब, मतलब कैरिकुलम कह लो या सब्जेक्ट कह लो या बुक्स कह लो, ये सब इसमें आ जाएंगे मध्यस्थ चर में। तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी ना आश्रित होता है टीचर पे। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में, टीचिंग प्रोसेस में। मध्यस्थ कौन सा होगा? मध्यस्थ हो जाएगा सिलेबस, कैरिकुलम, ये सब। सॉरी, स्वतंत्र कह रहा है ना, स्वतंत्र हो जाएगा टीचर और मध्यस्थ हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। और जॉन डीवी ने कौन सी किताब लिखी थी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। किताब का नाम इंग्लिश में याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? देखो, फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। और ये कब से चालू हुआ था? 2009 से स्टार्ट हुआ था ये। इसे क्या कहते हैं? ये होता है, ये चलता रहता है, साल भर चलता है, साल भर चलता है, फॉर्मेटिव। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? असेसमेंट फॉर लर्निंग
या सीखने के लिए मूल्यांकन। योगात्मक क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या क्या कहते हैं इसे, सीखने का मूल्यांकन। ये तो होता है सीखने के लिए मूल्यांकन, और ये योगात्मक क्या होता है? सीखने का मूल्यांकन। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये कोई प्रकार नहीं है इसमें, नॉर्म्स। नेक्स्ट, अब देखो एनसीएफ किस चीज पे बल देता है? रटने पे तो कोई चीज नहीं देता, समस्या हल करने पे नहीं, मतलब रटने पे तो देता नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो फिर उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग बाई डूइंग। आंसर हो जाएगा ए। करके सीखने पे, करके सीखने पे और किसने बात करी है? पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा नन्ना वैज्ञानिक होता है और खुद करके सीखता है। और एनसीएफ सबसे पहले कब आया था? 1978, 85 और फिर 2000 में और 2005। ये 4 बार एनसीएफ आ गया। ये पूछा जाता है सबसे पहले कब आया था? 1978। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मूल्यांकन का भाग नहीं है? देखो, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, अधिगम अनुभव होते हैं, मूल्यांकन होता है, मगर टीचर के जो टीचिंग एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसको हम इसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, किसके पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्राइंगल ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में टीचर के एक्सपीरियंस से क्या फायदा हो रहा है? टीचिंग एक्सपीरियंस से। जो शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है, ये तो जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान किसने दिया था? कोरे ने दिया था। कोरे नाम है इनका, ठीक है, नाम ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, कोरे। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो एक्शन रिसर्च है ना, इसे क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च इंग्लिश में। और इसका एक और नाम क्या है? फंक्शनल रिसर्च। क्या कहते हैं? फंक्शनल रिसर्च। और सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया था? ये क्वेश्चन मैंने कल पढ़ा था, कोलियर ने दिया था। ये पूछा गया है, किसने दिया था? ये शब्द दिया था सबसे पहले कोलियर ने, कोलियर, ठीक है। और कब दिया था? 1945 में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, सही बात है। समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है, सही बात है। समस्याओं का हल उसके ले आया जाता है और उसके बाद मूल्यांकन नहीं, गलत बात। समस्या एक है आपके पास, समस्या ये, ठीक है, समस्या का आपने 5-6 हल खोज लिए, तो उसमें से ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उसे लगा दोगे, कोई सा एक उसका मूल्यांकन करोगे फिर लगाओगे, तो ये ही इसमें सही नहीं है। और एक चीज़ बताऊं, इसमें समस्या का जो हल निकालते हैं ना, उसका सामान्यीकरण नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि एक हल निकाल लिया और उसको आप हर समस्या के साथ लगा सको, हर नई समस्या का नया नया हल होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो रोडसा शाही डिब्बा परीक्षण है, रोडसा शाही डिब्बा परीक्षण, इसमें कार्ड की संख्या पूछ रहा है, किसने दिया था? हरमन रोडसा ने दिया था। ये हरमन रोडसा कब दिया था? 1921 में दिया था, ठीक है। तो इसमें कितने कार्ड थे? इसमें विभिन्न रंग पूछ रहा है। देखो टोटल कार्ड पूछ ले तो 10 थे, उसमें से 5 काले सफ़ेद थे, काले सफ़ेद, 2 काले लाल थे, काले लाल, और 3 क्या थे? 3 बहुरंगी थे। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, याद रखना। और एक TAT और है, ये पूछा जाता है, ये कब आया था? ये 1935 में आया था, किसने दिया था? मॉर्गन मुरे ने दिया था। नेक्स्ट, देखो ये लियोपैड बेलाक है, इन्होंने एक बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण, जैसे CAT कहते हैं, ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था बेलाक ने। इसमें बच्चे की उम्र पूछे क्या होती है? बच्चे की उम्र होती है 3 से 10 साल। इसमें भी कार्ड कितने होते हैं? 10। मगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि इस पर चित्र किसके बने होते हैं? इस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, हर बार पूछा जाता है। इसे नोट डाल के लिख लेना कॉपी में कि 10 चित्र होते हैं, मतलब कार्ड भी 10 होते हैं इसमें भी, और उसमें भी 10 ही थे। किसमें? हर शाही रोडसा वाले में, ठीक है। तो इसमें जो चित्र होते हैं ना, इसमें जानवरों के चित्र होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेंगे, आप कॉपी में आएगा, ये हर बार आता है। और ये कब आया था? 1945 में आया था ये CAT। और इसको जो रिवाइज किया था ना, इसको किया था क्रिस ने, अर्नेस्ट क्रिस, नाम जो बोला है ना वो लिख लेना, अर्नेस्ट क्रिस ने CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट को रिवाइज किया था। और इंग्लिश में ना इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि CAT की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉपी में लिख लेना चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, असंगत बताना है, तो देखो 16 PF किसने दिया था? कैटल ने। इसमें इन्होंने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि की बात की है। तरल जन्मजात होती है, ठोस हम ग्रहण करते हैं। ये भी व्यक्तित्व का है, ये भी व्यक्तित्व का है, MMPI। और TAT भी है। TAT किसने दिया? मॉर्गन मुरे ने। कब दिया? 1935 में, ठीक है, इस चीज़ को याद रख। कितने कार्ड होते हैं इसमें? 30 लगा देना या 31, एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, या तो 30 मिलेगा या 31।
अब जो ये रेवन परीक्षण है ना, रेवन को रावण कर देना, क्या कर देना, रावण मान लेना, रावण, रावण मान लेना, रावण। और रावण में क्या थी, बुद्धि बहुत थी ना, तो ये बुद्धि का परीक्षण है। किसका परीक्षण है ये, बुद्धि का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ मैन ये किसने लिखी है, मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ मैन लिखी है स्प्रेंगर ने। इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। और सेल्डन ने क्या लिखी है, सेल्डन। तो इसे अगर आपसे पूछ ले कि सेल्डन ने कौन सी लिखी है, तो एटलस ऑफ मैन, एटलस ऑफ मैन ये लिखिए। ऐसे याद रखो, एटलस जो होता है ना, एटलस पूरी स्पेलिंग लिख लो, ATLAS, उसको सब सल होता है। एटलस की किताब पढ़ी होगी ना आपने, जिसमें सारा मानचित्र वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लें। और युंग ने 3 तरीके के व्यक्तित्व बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, याद रख लेना। और इन्होंने ही वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था 1910 में। ठीक है, और कितने शब्द बताए थे उसमें, 100 शब्द दिए थे। इतना याद रख लेना तो काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, हिप्पोक्रेटस ने किया था। शरीर द्रव्य के आधार पर किया था, किसके, शरीर द्रव्य के आधार पर। क्या क्या बताया था, काला पित्त, दूसरा बताया था कफ, तीसरा बताया था पीला पित्त, चौथा बताया था लाल पित्त। लाल वाले खुशमिजाज होते हैं, कफ वाले शांत होते हैं, काले वाले दुखी होते हैं और पीले वाले गुस्से वाले होते हैं। तो ये वर्गीकरण बताया था शरीर द्रव्य के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने। और इसकी किताब का नाम क्या था, नेचर ऑफ मैन। टाइप ऑफ मैन किसका था, टाइप ऑफ मैन ये स्प्रेंगर था। एटलस ऑफ मैन ये था किसका, सेल्डन का। और ये मैंने बता दिया हिप्पोक्रेटस का क्या था, नेचर ऑफ मैन। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और कैटल ने तो 16 PF दिया था, और टोपोलॉजी और दिया था, तल रूप सिद्धांत भी इसका है। ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी है, कौन सी, ट्रेट थ्योरी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों को, अगर जहाँ ना आए ना प्लीज़ पूछ लेना। मैं बस नहीं चाहता कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। प्लीज़ शेयर और करना इस वीडियो को। आप लोगों ने कल कम वीडियो शेयर करी है, उस पर व्यूज़ कम आए। देखो, मन जब ही करता है पढ़ाने का जब थोड़ा सा आप लोग भी मुझे पुनर्वलन दो। और पुनर्वलन कैसे दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता करती है, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सब करते हैं। और हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, ये पूछा जाता है क्या होता है, ये होता है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। इस चीज़ को याद रखना, गुणनफल। और ये किसने बात कही थी, वुडवर्थ ने। इस चीज़ को भी याद रख लेना। देखो, पर्सनैलिटी है, ये किस शब्द से बनाया है, उसका अर्थ क्या होता है। आखिरी में क्या आता है, लटी आ रहा है ना, तो ये लैटिन का है, तो ये तो काट दो, ये काट दो। और इसका मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी का मतलब होता है नकाब। क्या होता है, नकाब। व्यक्तित्व तो होता नहीं, इसलिए काट दो। आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये किससे बना है, पर्सोना शब्द से मिला है, बना है। इसे बिल्कुल नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। ये पूछा जाता है, इसमें तो एक साथ पूछ लेंगे, अलग अलग भी पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी किस शब्द से बना है, पर्सोना। अगर बहुत ही हल्का क्वेश्चन बनाना होगा उसे, किस भाषा का है, लैटिन। इसका अर्थ क्या होता है, नकाब। 3 क्वेश्चन के 3 आंसर है इसमें। ठीक है, अब देखो, अंतर्मुखी था एक, बहिर्मुखी था और एक उभयमुखी था। ये किसने दिए थे, ये दिए थे युंग ने। युंग किसका शिष्य था, सिगमंड फ्राइड का, जिसने क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद। इसने क्या दिया था, विश्लेषणवाद। ठीक है, तो इन्होंने किसके, मनोवैज्ञानिक प्रकार दिए थे इन्होंने व्यक्तित्व के। ठीक है, याद रखना, इतना याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवाद, ये वही आ गया, सिगमंड फ्राइड। देखो, कुछ लोग तो ऐसे हैं, सिगमंड फ्राइड हुआ, थॉर्नडाइक हुआ, प्याजे हुआ, और स्किनर हुआ, आपका पावलव हुआ। इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा आपको, काम नहीं चल सकता इनके बाद। तो इन्होंने ना, व्यवहार का मुख्यतः संचालन किसके द्वारा होता है, देखो, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, चेतन, अचेतन आता है पहले नीचे, अचेतन, चेतन, सॉरी मैं क्या करूँ, दोबारा लिखता हूँ। देखो, सबसे नीचे होता है अचेतन मन, ये होता है अवचेतन या उपचेतन, ये होता है चेतन मन। हमारे दिमाग का 9/10 हिस्सा यहाँ रहता है, 1/10 यहाँ रहता है, और ये इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, तो व्यवहार का संचालन किससे होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, 9/10, तो ये हो गया अचेतन। आंसर लगाया ना, अचेतन। ठीक है, इस तरीके से लगा के आना। और इनकी एक किताब थी सिगमंड फ्राइड की, इनकी किताब का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, मन के गतिशील पक्ष कौन कौन से, मैंने बताया था अभी, इदम, अहम, पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो बताया था ना, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये कहता है चोरी करो, इड।
ये ईगो कहता है कि कोई देख रहा है तो मत करो चोरी, कोई नहीं देख रहा तो चुरा लो। सुपर ईगो कहता है कि हम चोरी नहीं करेंगे, हमें अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, तो ये अंतर होता है इड ईगो सुपर ईगो में। इसी को लेके ना 60 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर बना देगा कोई भी टीचर और घुमाता रहेगा। उसका सार केवल यही है। इड कहता है कि जैसे खाना चुरा लो कहीं से, कहीं खाना अच्छा है तो। ईगो क्या कहता है कि दुकान वाला है तो मत चुराओ, नहीं है दुकान पे कोई तो चुरा लो। सुपर ईगो क्या कहता है, हमें नहीं करनी चोरी। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी करना। नेक्स्ट, सही है ये था, हाँ सही। इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, तो बताना 20 में से आपके कितने सही हुए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर पहले से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और आपकी जो है साइकोलॉजी या सीडीपी जिसे आप कह सकते हो या पेडागोजी इंप्रूव हो रही है, क्वेश्चन को करने का नज़रिया बदल रहा है आपका या नहीं। प्लीज़ दोस्तों में शेयर करके ना आज एक बार सपोर्ट करके दिखाना, मैं भी देखूँ कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो मुझे। थैंक यू सो मच, अपना और अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।